काजू मंडी गांव एक हाईवे किनारे बसा था। गांव में रहता था रमन। रमन सुशिक्षित और बेरोजगार था। उसके माता पिता तो थे नहीं, पर हाईवे किनारे जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। उसमें रमन सब्जियां उगाता और उन्हें बेचकर अपने खर्चे उठाता। रमन सब्जियां बेचने पार्लर वाली के घर जाता था। पार्लर वाली की बेटी रूपा रमन से सब्जियां खरीदती थी। रूपा जवान और काफी खूबसूरत थी, एकदम दूध जैसी गोरी चिट्टी। रमन रूपा को पसंद करता था। और रोज रोज सब्जियां बेचने उसके घर जाता था। अब सिर्फ देखने से मन नहीं भरेगा, मुझे रूपा का हाथ मांगना होगा। दूसरे दिन रमन सब्जी बेचने गया तो पार्लर वाली सब्जी खरीदने आई और मौके का फायदा उठाकर रमन ने बात छेड़ी। आंटी, मैं रूपा से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही पार्लर वाली एकदम से भड़क उठी। ओए, आलू प्याज की दुकान, जानता है मैं अपनी बेटी को दूध से नहलाती हूँ, सब्जियाँ मैं खाती हूँ और उसे दूध दही पनीर खिलाती हूँ। तू कर पाएगा ये? भिखमंगा कहीं का, चल फुट यहाँ से, दोबारा शक्ल मत दिखाना। ऐसा कहकर पार्लर वाली गुस्से में अंदर चली गई। निराश रमन भी वहाँ से लौटने लगा तो उसके पीछे रूपा खड़ी रो रही थी। क्या तुम भी मुझे गलत समझती हो? ना तुम गलत हो, ना मेरी माँ गलत है। मैं माँ का फैसला मानती हूँ। मुझे चाहते हो तो माँ का फैसला बदलो, बड़ी आदमी बनो। ऐसा कहकर रूपा भी चली गई और अस्वस्थ रमन घर चला आया। इसका मतलब रूपा मुझे चाहती है, बस दिक्कत है उसकी माँ। बड़ा आदमी बनने के लिए सब्जियों का व्यापार बढ़ाना होगा और उसके लिए चाहिए पानी। फिर क्या, अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगाकर रमन हाईवे किनारे अपने खेत में कुआं खुदवाने लगा, लेकिन घोर निराशा मिली। 100 फीट गहराई के बाद भी एक बूंद पानी नहीं मिला और रमन हताश होकर रोने लगा। सारी जमा पूंजी दांव पर लगाई और बदले में क्या मिला? धूल, मिट्टी और पत्थर। रमन रो रहा था, तभी एक साधु बाबा आए और कहने लगे, रोने से कोई फायदा नहीं, ये जमीन शापित है, पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? हजारों साल पहले एक ऋषि कमंडलू में दूध लेकर यहाँ तपस्या करने आया था। जैसे ही उसने कमंडलू रखा, कमंडलू गिर गया और सारा दूध जमीन पी गई। क्रोधित होकर ऋषि ने जमीन को शाप दिया कि ये बूंद बूंद को तरसेगी। पंडित की बात सुनकर दुखी रमन घर चला आया और सो गया। रात को हाईवे से दूध का एक टैंकर गुजर रहा था। अचानक टैंकर पलटी हो गया और सारा दूध हाईवे से बहने लगा। सुबह हुई, रमन हाईवे आया तो उसने पलटा हुआ टैंकर देखा। रमन कुएं के पास आया तो कुएं में देखते ही देखते वो चकित हो गया। सारा कुआं दूध से भरा हुआ था। लगता है टैंकर का सारा दूध कुएं में पास हुआ है। रमन ऐसा सोच ही रहा था कि उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई। रमन ने पीछे देखा, पीछे एक सेठ खड़ा था। मैं मिल्का सेठ हूँ, मिल्का एंड मिल्का कंपनी का मालिक।
किसानों से दूध खरीदकर हमारा टैंकर शहर आ रहा था। पलटी हुआ और सारा दूध आपके कुएं में पास हुआ। क्या हम हमारा दूध निकाल लें? बेशक निकालो, कुआं मेरा है, पर दूध तो आपका है। फिर क्या, सेठ ने एक टैंकर बुलवाया। कुएं में वाटर पंप डाला गया और कुएं का दूध टैंकर में छोड़ने लगे। 2 मिनट के अंदर टैंकर फुल हो गया, लेकिन कुएं से एक बूंद दूध कम ना हुआ। सेठ के साथ साथ रमन भी चकरा गया। कमाल है, हमारा एक टैंकर दूध था, सारा निकाल लिया, फिर भी कुआं हिल नहीं रहा। चक्कर क्या है? आज तक जिंदगी में ऐसा कमाल नहीं देखा। भाई रमन, मैं तुम्हें 100 टैंकर्स के पूरे पैसे दे रहा हूँ और कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ। रोज 100 टैंकर्स दूध चाहिए। मिल्का एंड मिल्का कंपनी तुम्हारे कुएं का दूध बेचेगी। ये लो 50 टैंकर्स के पूरे 1 करोड़ रुपए। सेठ ने रमन को 1 करोड़ थमाए तो रमन की खुशी आसमान छू गई। पूरे गांव में कुएं की बात फैल गई और सारा गांव कुआं देखने आया। पार्लर वाली भी रूपा को लेकर कुआं देखने आई तो रमन बोला, आंटी, रूपा दूध से नहाती थी, अब दूध में डुबकियां लगाएगी। 1 करोड़ पर डे कमा रहा हूँ, अब तो हाँ बोल दीजिए। कल सुबह चाय पर आ जाना, शादी की तारीख निकालनी है। ये सुनकर रूपा शर्माई और रमन भी खुश हो गया। दोपहर को साधु बाबा फिर आए और बोले, कुएं में दूध इसलिए आया क्योंकि टैंकर के दूध का कमंडलू के दूध के साथ मिलाप हुआ। अब ये कुआं कभी खाली नहीं होगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ। ऋषि का शाप मेरे लिए वरदान साबित हुआ। इस प्रकार दूध के कुएं से रमन की पूरी जिंदगी ही बदल गई और रमन बड़ा आदमी बन गया। बालमपुर नाम का गांव था। बालमपुर में आम पकते थे। सारे लोग आमों की खेती करते थे। हर साल मोटे मोटे और मीठे मीठे आम बेचकर काफी सारा पैसा कमाते थे। बालमपुर में बाला सेठ नामक धनिक रहते थे। उनके भी आमों के काफी बगीचे थे। उनको आम्रपाली नाम की एक जवान और खूबसूरत सी बेटी थी। आम के मौसम में आम्रपाली दिन रात आम का रस पीती थी और आम जैसी पीली पीली सुंदर दिखती थी। आम्रपाली जवान थी, इसीलिए रिश्ते आने लगे, लेकिन बाला सेठ अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्हें चाहिए था शहरी दामाद, जिसका शहर में घर हो, नौकरी हो और मोटा सा पगार कमाता हो। भगवान ने बाला सेठ की सुन ली और आम्रपाली के लिए शहर से रिश्ता आया। लड़का डेप्यूटी कलेक्टर था। उसे देखते ही आम्रपाली पसंद आ गई। लड़के के पिता ने भी आम्रपाली को पसंद किया, लेकिन दिक्कत थी लड़के की माँ। उसके तेवर देखकर बाला सेठ परेशान हो गए। लड़का बाला सेठ की परेशानी समझ गया और हल्का होने के बहाने उन्हें आम के बगीचे में लेकर आया। माँ को गांव वाली बहू पसंद नहीं है, मेरी पसंद को वो मना नहीं करेगी, लेकिन शादी में इंतजाम बढ़िया होना चाहिए, सारे बाराती खुश होने चाहिए। माँ ऐसी शादी चाहती है जो ना तो किसी ने देखी हो और ना कभी कोई देखेगा। आपने ऐसा इंतजाम किया तो बात बन जाएगी, नहीं तो शादी के बाद भी माँ आम्रपाली से नाराज रहेगी। शादी की तारीख पक्की करके लड़के वाले चले गए और बाला सेठ परेशान हो गए। दोस्तों को बुलाकर उनके साथ चर्चा करने लगे। ऐसा क्या करें कि बाराती आंखें फाड़ कर देखते रह जाएं? शहर में शादी रखें डेस्टिनेशन वेडिंग, या फिर इवेंट मैनेजमेंट वालों को बुला लेते हैं। नहीं यार, उन लोगों के लिए नया नहीं है, नया सोचो, नया। आमरस पिलाकर भगा दीजिएगा बारातियों को। उनके नखरे उठाने के लिए हमारे पास पैसों का तालाब थोड़े है।
अचानक बाला सेठ एकदम से उठ खड़े हुए। उन्हें उत्साहित देखकर दोस्त और आम्रपाली भी चौंक गए। तालाब, पानी, आमरस। अरे बाला, क्या हो गया है तुम्हें? शिवा, तालाब में पानी कितना बचा है? गर्मियों में कितना बचेगा? होगा कोई 10 टैंकर। भीमा, आम की उपज कितनी है इस साल? पिछले 10 साल में नहीं हुई इतनी उपज है। भीमा, भागो और गांव वालों को बोलो इस साल उनके आम शहर नहीं तालाब में जाएंगे। और शिवा, तुम मेरे साथ चलो, हमें तालाब से पानी निकाल फेंकना है। ये सुनकर सब चौंक गए। पर बाबा, आप करने क्या वाले हैं? जो दुनिया में किसी ने नहीं किया, आमरस का तालाब। तुम्हारी शादी आमरस के तालाब में होगी। ये सुनकर सारे एकदम से उत्साहित हो गए। आम्रपाली शर्मा कर अंदर भाग गई और भीमा गांव वालों को खबर करने भाग गया। बाला सेठ और शिवा तालाब किनारे आए और मजदूरों की मदद से उन्होंने तालाब में 10 मोटर पंप डालकर सारा पानी निकाल फेंका। इधर भीमा गांव वालों को लेकर आया। गांव वालों के हाथों में आम की टोकरियां थी। बाला सेठ गांव वालों से बोले, गांव वालों, हमारी बेटी की शादी है, आमरस का तालाब बनाना है। आप सब साथ दें, आम निचोड़कर रस तालाब में डालें। और सारे गांव वाले उत्साहित होकर टोकरियों से आम निकालकर तालाब में निचोड़ने लगे और देखते ही देखते तालाब आम रस से भर गया। ये देखकर बाला सेठ खुश हुए और शिवा से बोले, शिवा, भीकू नावड़ी से कह देना सारी नाव सज धज कर तैयार हो जानी चाहिए। दिन बीतते गए और शादी का दिन आया। सारे गांव वाले आमरस तालाब के सामने बारात का इंतजार कर रहे थे। तालाब किनारे सारी नाव सज धज कर तैयार थी। एक नाव में दुल्हन बनकर आम्रपाली बैठी थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बारात तालाब के पास पहुंची। घोड़े पर सवार दूल्हा और सारे बाराती आमरस का तालाब देखकर हैरान रह गए। लड़के की माँ आगे आई और बोली, आमरस का तालाब बना दिया। समधी जी, इसे पीना है या इसमें डुबकियाँ लगानी है? समधन जी, आप पीकर डुबकियाँ लगाओ या डुबकियाँ लगाकर पियो, तालाब खत्म नहीं होगा। डुबकियाँ लगानी हो डुबकियाँ लगाओ, पीना हो पी जाओ, लेकिन पहले मेरी शादी हो जाने दो। मेरी दुल्हन नाव में अकेली बैठी है, कहीं नाव लेकर आमरस में भाग ना जाए। ये सुनकर सारे हंसने लगे। दूल्हा आम्रपाली के साथ नाव में बैठ गया। बाकी बाराती भी नाव में बैठकर आमरस तालाब के बीच में आए और नाव में बैठे बैठे ही शादी संपन्न हुई। फिर क्या था, सबके हाथों में पूरियां बांटी गईं और सारे मेहमान नाव में बैठे बैठे आमरस से पूरियां डुबोकर खाने लगे और आमरस पूरी का आनंद लेने लगे। खाना खाते ही शहरी बारातियों का आमरस तालाब में फोटो सेशन हुआ। कोई लाइव जाकर अपने दोस्तों को नजारा दिखाने लगा तो कोई आमरस तालाब के साथ सेल्फियां लेने लगा। बाला सेठ ने देखा दूल्हे की माँ सबसे आगे थी। हर एक बाराती के साथ आमरस तालाब की सेल्फी ले रही थी और सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही थी। आम्रपाली भी दूल्हे के साथ मीठी मीठी बातें कर रही थी। ये सब देखकर बाला सेठ की आंखें भर आईं। उन्होंने घुटनों पर बैठकर हाथों में आमरस लेकर प्रसाद की तरह प्राशन किया और आमरस तालाब और गांव वालों को मन ही मन लाख लाख धन्यवाद दिया।